सो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो केनेथ वॉल्स ने न्यू रियलिज्म की थ्योरी दी थी, उसके बेसिक अजम्पशंस क्या थे या फिर उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे। सो इन्होंने ये अपनी बुक में 1979 में द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इन्होंने बुक लिखी, उसके अंदर ये प्रिंसिपल दिए इन्होंने। और किस कंटेक्स्ट में इन्होंने दिया, जो 1970s के अराउंड जो दतांत का जो पीरियड था, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर के रिलेशंस ठीक होने लग गए थे, वहाँ पे जो रियलिज्म की थ्योरी थी वो फीकी पड़ने लग गई थी, उसकी की एजम्पशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लग गए थे। सो टू रिवाइव द रियलिस्ट ट्रेडिशन और उसको और साइंटिफिक बनाने के लिए, जो कि बिहेवियरलिज्म का ट्रेंड था उस दौरान, उसको और साइंटिफिक बनाने के लिए और रैशनल सब्सटेंस उसको देने के लिए इन्होंने ये प्रिंसिपल उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए। अब इसका पहला जो उनका एजम्पशन था, जिसने उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो इनके ऊपर, इन एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पे बताई, आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स द सेकेंड वन, और थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल। अब ये ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल किस चीज़ का? ओके, अब ये ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है कि भाई जो डोमेस्टिक लेवल पे जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे पावर स्ट्रक्चर को, और जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है हमारे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, उसको मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है, उसके जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हैं उसको ऑर्गेनाइज करने के, और डोमेस्टिक लेवल पे तो हायरार्की है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद में स्टेट्स की यूनिट्स हैं, तो इसको स्टेट एक सेंट्रल लॉ के द्वारा, एक सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा इनको रेगुलेट किया जा रहा है। ओके, सो ये कह सकते हैं हम डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तो एक हायरार्की काम करते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये है, अगर हम बात करें कि इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर, तो भाई इंडिया की एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट्स हैं, तो हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। तो ये कह रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल जो डोमेस्टिक लेवल पे वो है हायरार्की, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, वो है अनार्की। इसका मतलब है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है अनार्की, यहाँ पे कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो कि ये यूनिट्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, जो है डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशन स्टेट्स, ये जो यूनिट्स हैं इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। और यहाँ का ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल क्या है? वो है अनार्की। इसका मतलब जो भी रिलेशनशिप यहाँ पे होगी, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पे, जो भी इन्वायरमेंट बनेगा, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है? अनार्किकल। तो इनको रेगुलेट करने के लिए अनार्की ही ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करेगी जो इनके बिहेवियर को रेगुलेट करेगा। वो हम नेक्स्ट उसके ऊपर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया कि डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट्स। अब ये यूनिट्स का मतलब है जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट्स हैं, जो कि स्टेट्स, नेशन स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब जैसे इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना, दीज आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये कह रहा है कि देयर इज नो फंक्शनल डिफरेंशिएशन बिटवीन द यूनिट्स। अब इन यूनिट्स के बीच में ये सभी इक्वल है, सोवरेन है, फाइन, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं, सब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इक्वली रिकॉग्नाइज्ड हैं। सो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे अलग अलग मैकेनिज्म हैं, अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो रेगुलेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, सभी जो यूनिट्स हैं यहाँ की, उनका सबका अपना अपना जो काम करने का तरीका है वो लगभग लगभग इक्वल है। यहाँ पे फंक्शंस ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट अथॉरिटी है जो फंक्शंस को रेगुलेट कर रही है, कि यहाँ पे कोई जुडिशियल सिस्टम है कोई डिफरेंट,
या फिर यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव सिस्टम है जो सारी यूनिट्स के ही बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फाइन, ईच यूनिट परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस फॉर सर्वाइवल। अब ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स का मतलब ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, ये सभी सेम काइंड ऑफ फंक्शंस ये काम करते हैं, सेम काइंड ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म। अब इसका मतलब ये है कि इनका जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो है नेशनल इंटरेस्ट, और या कहें हम सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट सर्वाइवल। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है पावर की। ये यही बात कहना चाह रहे हैं कि इट इज द ओनली पावर, इट इज ओनली थ्रू सेल्फ हेल्प दैट यू कैन सिक्योर योरसेल्फ। इसका एसेंस यही है यहाँ पे। तो ये बात आपको समझनी है कि भाई कोई और अथॉरिटी नहीं आएगी इनके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, इट इज दीज यूनिट देमसेल्फ जिनको अपने आप की सिक्योरिटी खुद ही इंश्योर करनी होगी थ्रू पावर। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल पे बात करते हैं, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज। अब ये यहाँ पे इस अनार्किकल सिस्टम में, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इसके अंदर है अनार्की भाई, यानी कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होगी, देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट टू रेगुलेट द बिहेवियर। अब इस सिस्टम के अंदर अगर आपको सरवाइव करना है तो सेल्फ हेल्प का प्रिंसिपल ही आपको काम में आएगा, दैट यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। और सेल्फ हेल्प कैसे करोगे आप? व्हेन यू हैव पावर। सो इट इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटी, योर पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम इज मोस्ट सिग्निफिकेंट, कि अगर आपकी रिलेटिव पावर ज्यादा है तो आप अपने आप को मोर सिक्योर पाएंगे, और यही क्रिएट करती है सिक्योरिटी डायलेमा। जब भी कोई स्टेट अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपनी पावर को एनहेंस करता है तो इट क्रिएट्स सिक्योरिटी अमंग सिक्योरिटी डायलेमा अमंग अदर नेशंस। और उससे क्या होता है कि हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है और हमेशा ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का माहौल रहेगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। यही रियलिस्ट और रियलिज्म का एसेंस है। तो ये प्रिंसिपल हमको समझने हैं और इनका रट्टा लगा लो आप, यही एसेंस समझना है यहाँ पे। अगर मैं फिर से रिपीट करूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म? तो पहली बात कि यहाँ पे क्लासिकल रियलिज्म के अंदर ह्यूमन नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे स्टेट बिहेव करते हैं। दे आर इगोइस्टिक, ह्यूमन बीइंग्स आर इगोइस्टिक, और वो अपनी सर्वाइवल के लिए दे कैन डू एनीथिंग, फाइन। लेकिन यहाँ पे जो न्यू रियलिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि भाई इट इज नॉट द ह्यूमन नेचर और द डिसीजन टेकन बाय स्टेट एक्टर्स, इट इज दिस अनार्किकल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। वहां पे आपका इंटरनल मोटिवेशन कैसा है उससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा। आपको सरवाइव करने के लिए यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन, और प्रिवेलिंग सिचुएशन कैसी है? अनार्किकल। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको समझना है बार बार। और उसके बाद दूसरी चीज है वो ये है कि वहां पे वो नॉर्मेटिव सेंस की बात करते हैं कि देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ नॉर्म्स विच स्टेट एक्टर्स फॉलोज। यहाँ पे जो नियो रियलिस्ट है ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव टू बी मोर साइंटिफिक। समझो यहाँ पे जो कैपेसिटीज हैं, जो पावर हैं, और डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट हैं, एंड दे लाइक ऑल द स्टेट्स दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर टू सिक्योर देमसेल्फ, और वही इनसिक्योरिटी डायलेमा लेके आती है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी नॉर्म्स और वैल्यूज को आप फॉलो कर रहे हो, इट इज योर प्राइम सर्वाइवल जो आपको प्रिवेलिंग अनार्की के द्वारा ही समझ के अपने आप को सिक्योर करना है। सो ये दो मेजर डिफरेंस हैं और बाकी मैंने उस वीडियो में डिस्कस भी कर दिए हैं। तो केनेथ वॉल्स के इन तीन जो इन्होंने ये प्रिंसिपल बताए इसको आपको याद करना है। जब भी क्वेश्चन आए तो बेसिक डिफरेंस बता के आप केनेथ वॉल्स के प्रिंसिपल्स को जरूर मेंशन करें। दिस इज हाउ यू सपोज टू राइट योर आंसर। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।